हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए इस वीडियो लेक्चर सीरीज का ये सेट नंबर 9 है, जिसमें हम 7 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया है, एक यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि MS एक्सेल में अगर आप इस इक्वेशन को पुट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे यहाँ पर इज इक्वल टू इवन 3 लिखा हुआ है। इवन का मतलब होता है सम संख्या और ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर इवन 3 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको 3 के पास वाली बड़ी कोई सम संख्या बतानी है। मतलब अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, इवन 3 इतने वाले भाग की अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आपको इवन अगर लिखा है और उसके ब्रैकेट में कोई डिजिट दिया हुआ है तो उसके पास वाली सम संख्या को आपको बताना है। जैसे 3 है तो 3 के पास वाली सम संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। 3 के पास वाली सम संख्या होगी 4। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखो 3 के पास वाली 2 भी हो सकती है सम संख्या और 4 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 2 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी संख्या हमेशा होनी चाहिए, या तो बराबर होनी चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिएगा आपको इस तरीके से इवन लिखा हुआ है और इवन इस तरीके से 4 लिखा हुआ है, तो अब इसका आंसर क्या होगा? इवन 4, 4 खुद में एक सम संख्या है तो इसका आंसर 4 ही हो जाएगा। या तो बराबर होनी चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए। इस तरीके से इतने पार्ट का क्या आंसर आएगा? इवन 3 का इतने पार्ट का आंसर आएगा 4। इसी प्रकार से ऑड के लिए क्या आंसर होगा? अब ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, तो ऑड यहाँ पर लिखा है 8, तो इसके पास वाली आपको विषम संख्या बतानी है। तो इसके पास वाली विषम संख्या क्या होती है? 9। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इससे छोटी वाली नहीं बतानी है, बल्कि इसके बराबर या फिर इससे बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिएगा यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ होता है ऑड 9, तो फिर इसके लिए आंसर होता है 9। क्यों? क्योंकि इसके बराबर या फिर इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं हम कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इवन 3 इतने पार्ट का क्या मतलब है? इतने पार्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आएगी 4। ठीक है, फिर ये प्लस वाला साइन लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, और इतने पार्ट का आंसर क्या आएगा? इतने पार्ट का आंसर आएगा 9। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13, यानी कि 13 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। ये MS एक्सेल के फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था। अब आगे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर आपके सामने आ जाए इवन -3। ठीक है, अब इवन इज इक्वल टू तो लगा ही होता है MS एक्सेल के फॉर्मूले में, तो इवन इज इक्वल टू -3 अगर लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसके लिए भी आंसर होगा माइनस में 4। अब आप कहेंगे कि इससे बड़ी संख्या तो -2 होती है, क्योंकि माइनस अगर साइन लगा है किसी संख्या में तो जो जितनी छोटी संख्या होगी वो उतनी बड़ी संख्या होती है। जैसे -4 और -2 को कंपेयर किया जाए तो इसमें छोटी संख्या ये होती है और बड़ी संख्या ये होती है। तो आप सोचेंगे अब इसमें आंसर क्या होगा? -2 होगा कि -4 होगा? तो हो सकता है आपको लगे कि इसका आंसर -2 होगा, जबकि ऐसा नहीं है, इसका आंसर -4 होगा। क्यों? क्योंकि संख्या के आधार पर आपको इसको देखना है, इसके चिन्ह के आधार पर आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी संख्या साइन के आधार पर बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से अगर ऑड में आ जाए कि इज इक्वल टू ऑड -8 है तो फिर इसके लिए भी -9 ये संख्या आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आगे अगर पूछा जाए आपकी शिफ्ट में एग्जाम में तो इसको आपको ध्यान रखना है और इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। अगर आप MS एक्सेल पर इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आइए हम इसको MS एक्सेल पर भी निकाल लेते हैं कि MS एक्सेल में आप इसको हम लेकर के चलते हैं। ये आपका MS एक्सेल आ चुका है और MS एक्सेल में हमने क्या किया? फॉर्मूले को अप्लाई किया, इज इक्वल टू इवन, ये इवन यहाँ पर 3 प्लस ऑड ब्रैकेट 4
4 नहीं सॉरी 8 था, तो 8 यहाँ पर इस तरीके से। अब इसका हम आंसर करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आ चुका है आपका 13। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। कैसे इसका आंसर निकाला वो आपने समझ ही लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके सामने और इसमें MS वर्ड से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। देखिए, आपको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पता ही होगा, मोबाइल वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो लैंडस्केप की अगर बात करें तो इस प्रकार का ओरिएंटेशन होता है इस तरीके से, जबकि हम पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट का जो ओरिएंटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये है आपका पोर्ट्रेट और ये है आपका लैंडस्केप। अब पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की जो ऊंचाई है, यानी कि पेज की ऊंचाई ये वाला जो पार्ट है उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। क्या, जो इसकी ये चौड़ाई है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है, तो क्या इसकी जो हाइट है वो उसकी विड्थ से ज़्यादा है क्या? ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा है कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में क्या होता है कि उसकी जो लंबाई या फिर सॉरी उसकी जो कह सकते हैं कि जो चौड़ाई होती है वो उसकी लंबाई से ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन। या फिर उसकी जो चौड़ाई है उसकी ऊंचाई से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की जो चौड़ाई है, यानी कि किसी पेज की जो चौड़ाई ये वाली चौड़ाई होगी, ये विड्थ हो जाएगी, तो किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो उसकी ऊंचाई से क्या ये चीज़ अधिक आपको दिख रही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी ऊंचाई से छोटी होती है, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है वो उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी एक शिफ्ट में ये पूछा जा चुका है, हमने वहाँ पर भी इसको कवर किया हुआ था। तो ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है या फिर जो प्रोटोकॉल इसके लिए जिम्मेदार होता है वो होता है POP। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है जिसका काम है इंटरनेट पर जो आपका मेल सर्वर उपलब्ध है उसमें से मेल को डाउनलोड करके जो क्लाइंट है उसके मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना POP का काम होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा POP। यहाँ पर और दूसरे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे SMTP है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मोबाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है? तो सिंपल मोबाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये एक TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विस के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। SMTP ईमेल मैसेज भेजने और प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये SMTP होता है। बाकी POP तो आपने अभी जाना ही है। HTTP, यहाँ पर HTTP भी ऑप्शन में है। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका उपयोग वेब पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको तीनों के बारे में पता हो चुका है। SMTP सिंपल मोबाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बाइनरी नोटेशन दिखाया गया है। देखिए, बाइनरी नोटेशन क्या है? एक प्रकार की आपकी जब कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपने सुना भी होगा इससे पहले, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है,
एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम को समझते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो बेस होते हैं, दो डिजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। इन दोनों को ही आधारित करके उसका कोड बना हुआ होता है। हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो इसमें जो डिजिट होते हैं वो 16 होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक ये हो गए, बाकी बचे हुए ABCD EF तक होते हैं। डॉटेड डेसिमल की अगर बात करें तो डेसिमल 0 से लेकर के 9 तक होता है, और ऑक्टल की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 डिजिट होते हैं जो कि 0 से लेकर के 7 तक होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के आधार पर होता है। आपने किसी IP एड्रेस को देखा होगा, यहाँ पर हम IP एड्रेस को देख भी लेते हैं कि किस प्रकार से होता है, उसको और अच्छे से ध्यान से आप समझ लेना, क्योंकि IP एड्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में पूछा गया है। ये है आपका एक IP एड्रेस। अब अगर आप IP एड्रेस को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ डिजिट्स इस तरीके से दिख रहे हैं, 1 2 3 8 9 ये है, 4 6 ये है, 7 2 ये है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो ही क्या होते हैं? डिजिट होते हैं, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। यानी कि या तो 0 इस तरीके से, ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। इस वाले पार्ट के कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करके इस तरीके से लिखा गया है। तो बाइनरी अगर ये होता तो ये कैसा होता है? 0101 फॉर्मेट में होता, तो ये बाइनरी नोटेशन तो है नहीं। अब अगर हेक्साडेसिमल ये होता तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 से लेकर के 9 डिजिट तो ये होते हैं, और बाकी ABCD EF तक होते हैं। तो यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल नोटेशन भी नहीं होता है। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन की अगर बात करें तो ये डेसिमल नोटेशन होता है, क्योंकि डेसिमल नोटेशन में जो डिजिट यूज़ करते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं 9 1 2 3 इस तरीके से जो भी कोड है, जो भी उसका एड्रेस है, उसके आधार पर इसको यहाँ पर शो किया गया है। और साथ में इसमें डॉट भी यूज़ किया गया है, ये देख रहे हैं ना आप, डॉट लगे हुए हैं। तो ये किस प्रकार का नोटेशन है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन होता है। बाकी अगर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल का जो बेस होता है वो 0 से लेकर के 7 तक डिजिट होते हैं, 8 इसका बेस होता है। तो यहाँ पर अगर ऑक्टल होता तो फिर ये 9 नहीं आता, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ 7 तक होती है, 8 और 9 इस तरीके से नहीं आता। तो ये आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आखिरकार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में बनाने के लिए उसमें किस प्रकार के नोटेशन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें यूज़ किया जाता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें डेसिमल कोड का यूज़ होता है, और डॉटेड इसलिए क्योंकि इसमें डॉट साइन इस तरीके से लगे हुए होते हैं, तो ये डॉटेड डेसिमल होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउज़र टैब को एक्टिवेट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना होगा। तो क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्रोम ब्राउज़र पर आ जाते हैं। ये हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और इसमें आप टैब को देख रहे होंगे, 3 टैब मैंने ओपन किए हुए हैं। एक टैब ये है, एक टैब ये है, और एक टैब ये है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इस टैब से, मतलब कि जिस भी टैब में हैं आप, उससे अगर बाईं ओर जाना चाहते हैं, बाईं ओर जाने का मतलब कि यहाँ पर आप इस वाले टैब को या फिर इस वाले टैब पर इस तरीके से 1 बाई 1 करके आप जाना चाहते हैं, तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपके पास कंट्रोल प्लस पेज अप। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस पेज अप की का प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये बाएं तरफ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है ना, यानी पहले यहाँ है, फिर मैंने जैसे ही कंट्रोल प्लस पेज अप यूज़ किया तो ये दूसरे बीच में आ गया, फिर जैसे ही मैंने पेज अप फिर से प्रेस किया तो ये सबसे पहले में आ गया, यानी ये बाएं तरफ खिसक रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो आप यूज़ करते हैं क्रोम ब्राउज़र, उसमें अगर आप वर्तमान टैब से बाईं ओर जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करना होगा। उसके लिए यूज़ करना होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। वहीं अगर आप दाईं ओर जाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज़ करना होगा। ये आपको याद रखना होगा, इससे ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन वाला, और पेज अप वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये पेज अप और पेज डाउन होते कहाँ पर है, तो आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में इस तरीके से एरो वाले साइन लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एरो वाले साइन होते हैं, उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक की होती है जिसमें इंसर्ट लिखा हुआ होता है। आप देखना कीबोर्ड को, तो उसमें आपको दिखेगा
यहाँ पर होम लिखा होता है, फिर यहाँ पर होता है पेज, यहाँ पर ये वाली जो की होती है उसको पेज अप कहते हैं, और इसके जस्ट नीचे जो की होती है उसको पेज डाउन कहते हैं। तो ये पेज अप पेज डाउन होता है। फिर यहाँ पर एक की होती है जिसमें एंड लिखा हुआ होता है, यहाँ पर एक की होती है जिसमें डिलीट लिखा हुआ होता है। अगर आपके पास कीबोर्ड है तो उसमें देख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी इमेज को गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, तो आपको दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा कि आखिरकार पेज अप पेज डाउन कहाँ पर होती है। और इसमें जो क्रोम ब्राउज़र में हम यूज़ करते हैं वो इस वाली शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट तौर पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसकी कितनी प्रतियां हो गई। आप प्रिंट देना चाहते हैं MS वर्ड पर, ठीक है, आप मैनुअली उसमें कितने भी उसकी कॉपी निकाल सकते हैं, 2, 3, 10, 15, 20, 25 जितनी निकालना चाहें। लेकिन डिफ़ॉल्ट तौर पर अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट तौर पर एक ही सेट होती है उसमें, यानी कि आपको अगर प्रिंट करना है तो डिफ़ॉल्ट तौर पर एक ही उसमें क्या होगी, कॉपी होगी। देख लेना, यहाँ पर हम MS वर्ड में आपको बता देते हैं, ये MS वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडमली टाइप कर लेता हूँ, अपना ही नाम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं Ctrl+P यूज़ करता हूँ, ये प्रिंट आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिखा है, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहाँ ध्यान देना, नंबर ऑफ कॉपीज़, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या लिखा है, 1 लिखा है। यानी जो चीज़ ऑटोमेटिक पहले से सेट होती है उसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं, तो डिफ़ॉल्ट तौर पे क्या है, 1 है। अब मैनुअली मैं इसमें कितना भी कर सकता हूँ, 10 कर सकता हूँ, 15 कर सकता हूँ, जितना करना चाहूँ। बट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर आप उसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर देखेंगे तो आपको कितनी प्रतियाँ दिखेंगी, तो एक ही है, यानी कि डिफ़ॉल्ट तौर पर एक ही कॉपी इसकी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड ग्रुप के रूप में निम्नलिखित में से कौन दिखाई देता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और मैंने हर बार आपको बताया भी है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको नोट करना होगा, उनको बार बार पढ़ना होगा, उनकी इमेज को बार बार देखना होगा, तब आप जाकर के ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो ये है फॉर्मेट पेंटर। देखिए एक होता है क्लिपबोर्ड, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी क्लिपबोर्ड एक पैराग्राफ कमांड होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये चीज़ें होती हैं क्लिपबोर्ड में, तो फॉर्मेट पेंटर नहीं होगा। इसके अलावा कॉपी भी क्लिपबोर्ड वाले में होता है। इसके अलावा बुलेट, तो जो आपका पैराग्राफ कमांड है ना उसमें ये बुलेट्स होती हैं, ये क्या है, बुलेट्स जो है ना वो आपके पैराग्राफ कमांड में होती हैं। जबकि रिप्लेस अगर बात की जाए तो ये एडिटिंग वाले कमांड में होती हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलिए सबसे पहले हम MS वर्ड में इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपका MS वर्ड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये आपका क्लिपबोर्ड है, जहाँ पे मेरा कर्सर है ना यहाँ पर क्लिपबोर्ड है। एक अलग सा आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ये इतने में जितने में मैं आपको ये कर्सर चला के दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे ये क्लिपबोर्ड है। क्लिपबोर्ड में क्या क्या आपको, यहाँ पर क्लिपबोर्ड में क्या क्या कमांड ग्रुप दिखते हैं, उसमें आपको पेस्ट दिखेगा, ठीक है, ये आपका कट दिखेगा, ये इसका कॉपी दिखेगा और यहाँ पर ये इसका फॉर्मेट पेंटर दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके से फ़ॉन्ट वाला भी आपको बताया हुआ है, कल भी ऐसा क्वेश्चन था तो मैंने फ़ॉन्ट में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ था। अब पैराग्राफ में अगर आप देखें, ये पैराग्राफ वाला आपका बॉक्स दिख रहा है ना, अलग से आपको दिख रहा होगा ये बॉक्स, जहाँ पे मैं कर्सर को इस चारों तरफ इसमें घुमा रहा हूँ। तो इसमें आप बुलेट्स देना चाहते हैं, ये बुलेट्स होती हैं, इसकी नंबरिंग हो गई, यहाँ पर ये आपकी बुलेट्स होती हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ कमांड में क्या होती हैं, बुलेट्स होती हैं। बुलेट्स क्या होती हैं, कुछ इस तरीके से साइन होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी ये इस तरीके से करना चाहूँ तो ये बुलेट के तौर पे इनको साइन को यूज़ करता हूँ इस तरीके से, तो ये बुलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो बुलेट्स आपके कहाँ पे होते हैं, पैराग्राफ में होते हैं। और क्या क्या होता है पैराग्राफ में, नंबरिंग होती है। इसके अलावा और क्या होता है, मल्टी लेवल लिस्ट होती है। इसके अलावा और क्या होता है, तो डिक्रीज इंडेंट होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, एक तरफ हेडिंग डालिएगा पैराग्राफ और उसको नोट कीजिएगा कि पैराग्राफ में आखिरकार क्या क्या कमांड ग्रुप होते हैं। तो डिक्रीज इस तरीके से इंडेंट हो गया, फिर यहाँ पर ये इसका इंक्रीज इंडेंट होता है, फिर इसके अलावा यहाँ पर एक शॉर्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपका यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल होता है, जो कि कल इसका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, तो इसमें बॉटम बॉर्डर होती है,
बॉटम बॉर्डर के अलावा शेडिंग होती है, शेडिंग के अलावा यहाँ पर लाइन स्पेसिंग हो गया, इसके अलावा फिर ये जस्टिफाई होता है, फिर आप इसको अलाइन टेक्स्ट राइट कर सकते हैं, या फिर अलाइन जो आपका टेस्ट है उसको सेंटर में कर सकते हैं, या फिर इसका अलाइन टेस्ट जो है वो उसको लेफ्ट में कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अलाइन टेस्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट तौर पे क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट तौर पे ये लेफ्ट में ही होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ में हमने देखा कि पैराग्राफ में क्या मिलता है, आपको बुलेट्स मिलती हैं। इसी प्रकार से एक ऑप्शन था हमारे पास रिप्लेस, तो यहाँ पर आप एडिटिंग वाले बॉक्स में देखना, एडिटिंग वाले बॉक्स में आपको तीन आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, एक फाइंड दिख रहा है, एक रिप्लेस दिख रहा है और एक सिलेक्ट दिख रहा है। तो ये किस में होता है, तो ये एडिटिंग वाले में होता है। इसी प्रकार से स्टाइल वाले में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की स्टाइल होती हैं। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि चेंज स्टाइल कहाँ पे आपका कमांड ग्रुप होता है, तो चेंज स्टाइल जो है ना वो स्टाइल वाले कमांड ग्रुप में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। इसे 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन में आपको सभी को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो वहाँ से आप इसको नोट जरूर करते चलिएगा। तो अभी हमने देखा कि जो आपका पैराग्राफ कमांड ग्रुप है उसमें क्या होता है, बुलेट्स होती हैं। ठीक है, बाकी फॉर्मेट, पेंटर, कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सभी आपका क्लिपबोर्ड में होता है। रिप्लेस में क्या क्या होता है, एडिटिंग में क्या क्या होता है, फाइंड होता है, रिप्लेस होता है और एडिट होता है, वो रिप्लेस में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि MS एक्सेल में जूम विकल्प निम्नलिखित में से कहाँ पर दिखाई देगा। MS एक्सेल में आप उसको जूम करना चाहते हैं, जो आपकी वर्कशीट है, तो उसको जूम करने के लिए आप जो ऑप्शन देखेंगे वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको स्टेटस बार में। स्टेटस बार में हम यहाँ पर MS एक्सेल में चल करके इसको देख लेते हैं। ये आपके सामने MS एक्सेल ओपन हो चुकी है। अब MS एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका ये है स्टेटस बार। यहाँ पर आप जब माउस का कर्सर देख रहे हैं ना, ये नीचे की ओर जहाँ पर माउस का कर्सर है उसके साइड में अगर आप देखेंगे तो ये 100% लिखा है। अभी ये 100% है, इसको मैं कम ज़्यादा करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ज़्यादा करना चाहूँ तो 110%, 120, 130, यानी ये जूम होने लगा है। इसी तरीके से मैं इसको 100% पे कर सकता हूँ। और क्या क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉर्मल होता है, एक पेज लेआउट होता है, एक पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है। ये क्या है, ये स्टेटस बार है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप जब MS एक्सेल में जूम के ऑप्शन को देखते हैं तो वो आपको कहाँ पर दिखाई देगा, वो आपको स्टेटस बार में दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में हाइपर लिंक का मतलब कोई लिंक है, उसको आप किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करते टाइम पर डालना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप कौन सी जो शॉर्टकट की है उसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है Ctrl+H। Ctrl+H इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक डालने के लिए। आगे क्वेश्चन है, एक सेल A1 है, उसमें एक फॉर्मूला लिखा हुआ है B2+4। यदि इस सेल जो A1 है उसको कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास MS एक्सेल है। MS एक्सेल में आपके पास एक सेल है जो कि A1 है। ठीक है, A1 सेल में क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है B2+4। इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपने इसको D4 में पेस्ट किया। ठीक है, D4 में जब आप इसको पेस्ट करेंगे, ये 4 है, तो D4 में जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट का मतलब ये है कि ज्यों का त्यों जो फॉर्मूला है ना वो इस तरीके से आ जाता है, बट इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। यानी कि जो आपने A1 में क्या लिखा था B2+4, तो A के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर B। इसी प्रकार से D के बाद क्या आ जाएगा, D के बाद E आ जाएगा। और यहाँ पर A1 है ना, A1 है ना, तो 1 के बाद आ चुका है 2। तो इसी प्रकार से 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस, बाकी ये 4 जो था वो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि इसमें कोई एड्रेस नहीं है, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो बस यहाँ पर आपको यही पूछा गया है कि जब आप A1 में जो फॉर्मूला है उसको कॉपी करके D4 में पेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा E5+4। इस तरीके से जिस प्रकार से रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, उसी प्रकार से ये यहाँ पर है कि A1 A से हो रहा है B, D से होगा E, 1 से हो रहा है 2, तो 4 से होगा 5। बाकी प्लस में जो पीछे लिखा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ और लिखा होता है, जैसे C4 लिखा होता, जैसे यहाँ पर C4 लिखा होता, तब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, F4 हो जाता है। ये F इस तरीके से 4 हो जाता है ये। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपका MS जो एक्सेल है उसमें ये फॉर्मूला होगा, तो ज्यों का त्यों वो वैसे ही हो जाता है, बस उसके एड्रेस में थोड़ा सा चेंज होता है, चेंज नहीं होता, थोड़ा सा मतलब कि उसका जो सेम एड्रेस होता है उसी प्रकार से चेंज हो जाता है ये।
ठीक है, तो ये हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे इसी तरीके से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।